हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर। फिजिक्स के कंसेप्ट्स को मजबूत बनाने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट लाइव में। और हम आ चुके हैं, वी आर बैक अगेन विथ आवर क्लास फॉर फिजिक्स। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सर क्या डिस्कस करेंगे? नहीं, पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस नहीं करेंगे ना। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? पहले हम जो हमारा काइनेमेटिक्स बचा हुआ था सर्कुलर मोशन का, उसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कल मैंने आपको बहुत ही बेसिक से टर्म्स बताया था काइनेमेटिक्स के बारे में, है ना, सर्कुलर मोशन के, वो सारी बातें और उसके अलावा जो भी दूसरी इंपॉर्टेंट बातें बची थी वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज पहले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पता होगा। ठीक है, तो उसी को बस फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा फिर से, है ना, और वही सारी बातें फिर से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करा दूंगा मेन तो, है ना, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तो पता भी होता है, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली अटक जाते, तो वो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो हम क्लास शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले शुरू करेंगे हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से, है ना। कल मैंने आपको एक्सेलरेशन बता दिया था, है ना। कौन सा एक्सेलरेशन बताया था? कल मैंने आपको एक एक्सेलरेशन बताया था बेटा, जो कि एक्सेलरेशन था दैट वाज एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो भाई, क्या बताया था कल मैंने आपको? एंगुलर एक्सेलरेशन बताया था, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बताया था? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बताया था भाई? सर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, है ना, जो कि आपने बता दिया था, यह होता है डी ओमेगा बाय डी टी, है ना, ऐसा कुछ बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, अच्छा, एक और रिलेशन मैंने आपको बताया था, एक रिलेशन मैंने आपको बताया था टेंजेंशियल, मतलब एक्सेलरेशन, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बीच में, है ना। तो वो रिलेशन क्या था? वह था दैट ए बराबर आर अल्फा। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें बता दी थी, है ना। लेकिन अब हम काम की बात पे आते हैं। देखो एक बात और, जब हमने 2D डिस्कस करना शुरू किया था तब मैंने आपको बताई थी, है ना। वैसे नहीं, ये तो पहले बता दी थी 1D में, जब मैं एक्सेलरेशन बता रहा था तब ये बात मैंने आपको बताई थी कि यार अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और ऐसा कुछ होता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है असल में वो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ए सी दैट इज गिवन बाय वी स्क्वायर बाय आर, वेयर आर इज रेडियस और वी इज स्पीड ऑफ दैट पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। जैसे अगर मान के चलो यहां पर था, ये भले ही से हो सकता है कि पूरे सर्कुलर पाथ पे हर एक जगह पे इसकी स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन जिस पॉइंट पर मुझे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दिखना है, उस पॉइंट की अगर मैं स्पीड रख दूंगा तो वी स्क्वायर बाय आर कर दूंगा, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा। क्लियर है ना? अच्छा, मैं चाहूं तो इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, v की जगह लिख सकता हूं आर ओमेगा। क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा, ये आर आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा एक आर से एक आर कट गया, आर स्क्वायर ऊपर, है ना, तो जगह ओमेगा स्क्वायर आर। तो असल में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले से हम याद रख सकते हैं, है ना। क्या याद रख सकते हैं भाई? कि यहां पर ओमेगा स्क्वायर आर होगा और एक होगा वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पर, है ना, तो हम यहां पर क्या समझ सकते हैं? और इंपॉर्टेंट बात है, देखो भाई, है ना, कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट को गोल घूमना है तो ये एक्सेलरेशन होना चाहिए। अच्छा, तो सर क्या किसी भी एक ऑब्जेक्ट में जब वो गोल घूम रहा है तो और कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। लेकिन अभी मैं किस बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर, है ना, सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मान के चलो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है,
तो अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उस टाइम वो जो सर्कुलर मोशन करता है उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसे हम यूसीएम भी बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी कहानी अब हम देखने जा रहे हैं। क्लियर है? अभी क्या देखना है हमें कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, आसान सी कहानी, तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ना, यहां पर अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और अगर उसका जो एक्सेलरेशन है वह सेंटर की तरफ है ना, सेंटर की तरफ है, तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं भाई, उस चीज को हम बोल सकते हैं यहां पर कि यह कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और यह जो एक्सेलरेशन होगा, अगर यह हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है तो यह हो जाएगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू अभी हमने देखी v²/r होगी। ठीक है, अच्छा, ये v²/r इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना, v²/r इसका मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर मैं यह देखूं या यह समझूं कि इसमें यहां पर, अगर मैं यह समझूं कि इसमें यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? नहीं। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर आएगा, इस पॉइंट पे देखूंगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर आएगा, इस पॉइंट पे देखूंगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर आएगा। मतलब हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहली बात स्पीड इज कांस्टेंट, है ना, लेकिन वेलोसिटी है ना, देखो भाई एक लिस्ट सी बता रहा हूं मैं आपको, वेरिएबल और एक कांस्टेंट, है ना। तो अगर ये बातें, ये ध्यान रखना ना, क्या क्या कांस्टेंट होता है, क्या क्या वेरिएबल रहेगा। कांस्टेंट ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना, तो कांस्टेंट क्या है भाई, सबसे पहली जो कांस्टेंट सी बात मैंने आपको बताई वो क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है ना, वेलोसिटी वेरिएबल है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हुए ये, है ना। तो अब इस चीज को आप चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो, देखो भाई dx/dt वेक्टर जो है ना वह वेरिएबल है, लेकिन dx/dt वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, वो क्या भाई, कांस्टेंट है। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखूं, ध्यान समझना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, dv/dt का मैग्नीट्यूड, dv/dt का मैग्नीट्यूड मतलब कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, जो कि यहां पर है ना, जो कि यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अगर मैं देख रहा हूं, जो कि यहां पर v²/r है, यह कांस्टेंट है। लेकिन मैं एक्सेलरेशन देखूं, अगर एक्सेलरेशन देखूं, dv/dt देखूं, तो यह कांस्टेंट नहीं है, यह वेरिएबल में आ गया। क्यों वेरिएबल में आ गया, है ना, क्यों वेरिएबल में आ गया? क्योंकि भाई यहां पर यह हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, डायरेक्शन चेंजिंग हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वजह से जो सेंट्रिपिटल, ध्यान रखना, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा v²/r होता है, कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। इसलिए अगर मुझे कोई ये पूछे कि बताओ भाई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो अगर केवल पूरा ही बोला सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि आप इसका मैग्नीट्यूड भी बोलो, डायरेक्शन भी बोलो, मतलब कि यह चीज वेरिएबल होगी। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोला हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वह क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और छोटी छोटी सी बात है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं तो कांस्टेंट होगा, और मोमेंटम देखूंगा तो मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेरिएबल होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्लियर है छोटी सी कहानी, है ना। अच्छा, एक और बात, मैं छोटी सी बात, फिर से वही बात है कि मैं थोड़ा सा मान के चल रहा हूं कि आप कक्षा 11वीं 12वीं थोड़ा बहुत या 9वीं 10वीं पढ़कर आए हो, है ना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो आप याद रख सकते हो कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन वो हमेशा जीरो होता है, वर्क इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है सर सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन? क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स, देखो यार, जहां सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वहीं फोर्स है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो हमेशा किसी भी पॉइंट पर अगर मैं देखूं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 0 डिग्री होगा, है ना, सॉरी 90 डिग्री होगा। और अगर एंगल 90 डिग्री है ना, एंगल 90 डिग्री है, एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है यहां पर,
तो क्या होगा भाई, यहां पर इसका मतलब ये होता है कि इसमें वर्क 0 होता है ना। वैसे ये वाली बात मैं फिर से अभी जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्क पर एनर्जी तो उसमें बता दूंगा, लेकिन आप यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रख सकते, समझ सकते हो इस चीज को। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेकर। इसी प्रकार से एक दो और इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होना चाहिए अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या हो गया? मतलब कि अब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे तो घूम रहा है, लेकिन अब इसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है ना। अब इसकी स्पीड वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है ना। मेरे शब्दों को बहुत ज्यादा पकड़ पकड़ के बातें समझा करो। स्पीड वेरिएबल, पहले बोला था वेलोसिटी वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल लेकिन स्पीड कांस्टेंट, मतलब कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंजिंग, लेकिन अब मैग्नीट्यूड आल्सो चेंजिंग। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला स्पीड इज वेरिएबल। मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहां पर चल रहे हो तो इस इंस्टेंट पे देखा मैंने, तो यहां पर क्या होगा भाई, अब आपके पास कुछ स्पीड भी होगी, एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। देखो यार, इस दुनिया में ये बात आप बहुत ज्यादा ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लो कि इस दुनिया में किसी को भी अगर गोल घूमना है तो उस पे जो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये जो मैंने शब्द बोले, इस मतलब आप इन शब्दों को मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जा सकते हो। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट, तभी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर सकता है। अगर टुवर्ड्स द सेंटर अगर नेट फोर्स नहीं है तो वो सर्कुलर मोशन उस इंस्टेंट पे नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर मैंने माना अभी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन होगा जिसमें बोलता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इसे भूल जाऊं और पुरानी दुनिया में वापस जाऊं कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है ना, और मुझे इसकी स्पीड कम ज्यादा करनी है, इसकी स्पीड कम ज्यादा करनी है, तो मुझे इसमें एक एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा जो या तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो या इसकी ही डायरेक्शन में हो। तो अगर इसकी ही डायरेक्शन में होगा तो यह स्पीड को कम करेगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, स्पीड को कम करेगा, और इसकी ही डायरेक्शन में होगा तो स्पीड को बढ़ाएगा। तो इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं भाई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है ना? तो यहां पर अगर मान के चलो एक AC है और एक AT है ना, तो यहां पर अब क्या है इसका मतलब यह है कि एक एक्सेलरेशन इधर है, एक एक्सेलरेशन इधर है ना। जरूरी नहीं है कि सर एक इधर लगे एक इधर लगे, है ना। ऐसा हो सकता है कि मान के चलो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ध्यान समझना, अभी जो डायग्राम बनाए पूरा नीचे सर्कल है ना। देखो जरूरी नहीं है यार, एक बात समझ लो इस दुनिया में ना, जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहां पर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी देख रहा हूं तो जरूरी नहीं है आगे जाके पूरा ही गोल घूमे। उसकी इच्छा उसके नहीं घूमना था। यार एक बात बताओ, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो ना, तुमने एक टर्न लिया तो क्या तुमने सर्कुलर मोशन किया? हां, तुमने सर्कुलर मोशन किया। सर्कुलर मोशन मतलब ये मत दिमाग में सेट कर लेना कि अगर मैं घुमा तो जब तक पूरा गोल चक्कर नहीं घूमूंगा तब तक उसे सर्कुलर मोशन नहीं बोलूंगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर तुम मान के चल इतना सा अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर भी घुमा, है ना, थोड़ी दूर भी घुमा, तो क्या वो एक आर्क तो घूमी तुमने, है ना, एक सर्कुलर आर्क पे डिस्टेंस तुमने ट्रेवल करा, तो क्या वो भी सर्कुलर मोशन है? हाँ, वो भी सर्कुलर मोशन था, वहां पे भी तूने सर्कुलर मोशन किया, है ना। तो अगर यहां से यहां तक भी गए तुम, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। जरूरी नहीं है पूरा गोल घुमाना ही है। क्लियर है? अच्छा भाई, तो सर अगर यहां पर घूम रहा था तो मान के चलो ये इस इंस्टेंट पे इसके पास वेलोसिटी इधर थी, और अगर यहां पर नेट एक्सेलरेशन ए नेट इधर आ गया, तो क्या हुआ इसका मतलब, है ना। देखो भाई, असल में इस दुनिया में कहीं ना कहीं नेट फोर्स लगी रहा होगा, है ना। और इस चीज को समझने के लिए, फील लेने के लिए मैंने इसे ऐसा समझ लिया है। कैसा समझ लिया है यहां पर भाई? इसे ऐसा समझ लिया है कि इसके दो कंपोनेंट होते, एक AC होता है, एक AT होता है ना। तो वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच में अगर मान के चलो यहां पे एंगल थीटा था, तो अगर ऐसा हो जाए कि ये जो एंगल थीटा है वो 90 से कम हो जाए, मतलब कि एक्यूट एंगल हो जाए, 90 से कम हो जाए मतलब कि क्या हो जाए? एक्यूट एंगल हो जाए, तो याद रखना भाई यहां पर असल में इसकी स्पीड बढ़ रही है।
कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि यहाँ पे ए नेट जो आएगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा एटी और इधर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा एसी। एसी असल में गोल घुमा रहा है इसे, और एटी जो है वो स्पीड की ही डायरेक्शन में या वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है, तो वह असल में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है। इसी प्रकार अगर ये जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, मतलब कि क्या हो गया भाई, इमेजिन कर पा रहे हो क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया मतलब क्या हो गया सर, अब यहां पर एक फोटो बना देता हूं इसके लिए। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो यहां पर वेलोसिटी इधर है और नेट एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, ए नेट इधर आ गया। तो ए नेट इधर क्यों आया होगा, क्योंकि यहां पर भाई, यहां पर एसी तो इधर होगा ही होगा, लेकिन एटी जो है वह अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया, मतलब कि वो स्पीड को कम कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पीड को कम कर रहा है ना। तो ये क्या होगा भाई, यहां पर ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और अगर बराबर हो गया 90 डिग्री के नेट एक्सेलरेशन, तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, क्योंकि उस टाइम एटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो एसी जो होगा, है ना, वही होगा, और एटी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और वो क्या करेगा भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। और इन दोनों कंडीशन में हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, है ना। दूसरे केस में रिटार्डेशन, मतलब कि क्या हो रहा है, असल में यहां पर देखो बेटा, फिर से देख लो यहां पर कि अगर नेट एक्सेलरेशन इधर आया, है ना, उसके दो कंपोनेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया, मैंने आपको कंपोनेंट से समझाया, लेकिन इस दुनिया में हमेशा कंपोनेंट से थोड़ी ना बात चलेगी, आपको कभी ना कभी एक्सेलरेशन इधर दे देंगे। तो इसके दो कंपोनेंट, एक एसी एक एटी। एटी जो कि स्पीड की या वेलोसिटी की डायरेक्शन में था, तो इसकी स्पीड बढ़ा रहा है, और जो कि इस कंडीशन में ए नेट इधर है, इसके दो कंपोनेंट फिर से, एक परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एक अलोंग द वेलोसिटी। तो जो अलोंग द वेलोसिटी है, तो ये क्या असल में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया, तो ये असल में स्पीड को कम कर रहा है। और ये परपेंडिकुलर, मतलब ये देखो, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि वो असल में गोल घुमाएगा। अरे आया समझ में। और यह इस तरीके से यहां पे की स्पीड कम करेगा। और अगर यहां पर नहीं हुआ कोई भी कंपोनेंट, मतलब कि 90 डिग्री हो गया, मतलब केवल इधर की तरफ हुआ, वीसी इधर है, तो यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो पहले ही हमने देख लिया था। ठीक है, अच्छा, और एक दो और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। शांति रखो, बिल्कुल शांति से सारी बातें सुनते जाओ, है ना, ध्यान से सुनते जाओ। तो ये जो एनेट हुआ, एनेट जो कि अभी तक मुझे कहानी में समझ में आया, जो एनेट हुआ वो हुआ अंडर रूट ऑफ एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। 90 डिग्री है ना यार, एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो जो एसी होगा, है ना, सॉरी ए नेट होगा, वो एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर होगा। और यहां पर मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा सर, एटी कैसे निकाला जाएगा, एटी क्या है बेटा, एटी कुछ नहीं है, एटी असल में जो लीनियर एक्सेलरेशन आप पढ़ रहे थे, या जो आपको पहले एक्सेलरेशन पढ़ाया था, वही एटी है। तो आप इसे लिख सकते हो डीवी बाय डी का स्क्वायर, है ना, क्या लिख दिया, डीवी बाय डी का स्क्वायर। ठीक है, या आप चाहो तो ये जो वी स्क्वायर बाय आर है, इसे ऐसा भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस डीवी बाय डी। क्लियर? तो यह नेट एक्सेलरेशन को लेकर आपको बातें पता होनी चाहिए थी। और अगर यह नेट एक्सेलरेशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, जो पूरा अब मैंने आपको बता दिया। सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं अब। हम कुछ क्वेश्चन कर लेते तो बात समझ में आ जाएगी। अगर मान के चलो एक पार्टिकल है, इज मूविंग इन अ सर्कल विद रेडियस आर हैविंग सेंटर एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब क्या कर रहा है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपको बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है ना, क्या होगा, देखो यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट ए है, सॉरी एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना, तो मुझे यह बताना है कि अगर एक बॉल या कोई भी एक ऑब्जेक्ट था जो घूमते घूमते बी पर पहुंचा, तो ये 60 डिग्री एंगल घुमा या
यहां पर मैं बोल सकता हूं इसके सेंटर पे एंगल कितना है भाई 60 डिग्री है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री है। तो मुझे ये बताना है इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ होगा, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे देख सकता हूं, देखो भाई चेंज इन वेलोसिटी कैसे देख सकता हूं मैं यहां पर, अगर मैं ये देखूं तो हुआ क्या है, ये एक वेलोसिटी वेक्टर इधर था, देखो समझना इस चीज को, मैं चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिख सकता हूं। यहां पर एक वेलोसिटी वेक्टर इधर था, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर इधर चली गया, है ना। तो मतलब ये जाना चाह रही थी इधर, चली गई इधर। तो इनके बीच में पहले मैं एंगल देख लूं कितना है ना, इनके बीच में एंगल देख लूं कितना है, ठीक है। उसके बाद में असल में है क्या भाई, असल में यह है कि यह एक वेक्टर है ऊपर की तरफ, ये एक दूसरा वेक्टर है इधर की तरफ, है ना। दोनों वी वेक्टर है ना, इनके बीच में एंगल थीटा है। मुझे यह निकालना है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, है ना, चेंज निकालना है, असल में इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात जो कि कहां से आई, यहां से आई, कि अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो ये होगा अंडर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि अगर दो वेक्टर है बेटा तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो। और अगर इनको अभी असल में मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ये ऐड करता तब ये फॉर्मूला लगाता, और मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता तो लगाता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्लियर। और अगर a और b बराबर होते हैं, ये मैंने आपको जो वेक्टर पढ़ाया था बेटा तब मैंने बात बताई थी कि अगर a और b बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2a और b बराबर है, मान के चलो a नॉट के बराबर है कुछ, तो 2a नॉट cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहां पर होता है 2a नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स याद रखना हमें कि अगर दो बराबर वेक्टर है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज गिवन बाय 2a नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और एडिशन इज गिवन बाय 2a नॉट cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अब यहां पर अभी हमें असल में चेंज निकालना है, तो चेंज निकालना मतलब कि क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये असल में क्या है भाई, ये मैग्नीट्यूड ही तो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होता है। तो मुझे क्या निकालना है, इसका चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मतलब क्या करूंगा मैं यहां से, जो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, जिसे मैं बोल सकता हूं वी वेक्टर या डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, यह हो जाएगा 2v साइन थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा 2 इंटू वी क्या होगा भाई, वी होगा वेलोसिटी, हाँ सर वेलोसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा बाय 2, कितना होगा, थीटा कितना भाई 60 डिग्री, तो 60 बाय 2, है ना, मतलब कि कितना हो जाएगा भाई वो 1/2, अरे 60 बाय 2 मतलब कि हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया मतलब 1/2 हो गया, है ना। अच्छा एक मिनट सॉरी एक छोटी सी गड़बड़ कर दी हमने, 2 स्क्वायर ये हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा वहां पर, हाँ यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा यार, है ना। 2a cos थीटा बाय 2 और 2a sin थीटा बाय 2 आएगा, ठीक, यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा फॉर्मूला ना, उसको पूरा सॉल्व करोगे a और b लाओगे तो वहां पर स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर 60 डिग्री घूमे तो हो जाएगा 2a, है ना, यहां पर भी स्क्वायर नहीं आएगा, ये हो जाएगा साइन 60 बाय 2, 60 बाय 2 मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, तो साइन 30 मतलब कि 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा यार फॉर्मूले में ना, स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 2v साइन 30, मतलब ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा v, क्लियर है। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वह भी कितना आएगा, v आएगा। देखो आगे बढ़ते और एक दो और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम जो बातें थी उन्हें और बढ़िया तरीके से समझ पाए, है ना। हाँ यहां पे एक क्वेश्चन में बोला गया है, 2 साइक्लिस्ट साइकिल अलोंग सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r1 r2 यूनिफॉर्म रेट, है ना, मतलब कि क्या है यूनिफॉर्म रेट, सेम टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड इज, है ना। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे एक दो क्वेश्चन है, फिर एक दो क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कैसे करेंगे इसे, यहां पे दिया हुआ एक r1 रेडिया है, एक r2 रेडिया है ना, फिर उसके बाद में बोला गया है यूनिफॉर्म रेट से चल रहे,
यूनिफॉर्म रेट से चल रहे हैं, मतलब कि क्या होगा, है ना, काम करो तो मैंने यहाँ पर लिख सकते हो कुछ बातें, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट, वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म, हाँ देखो भाई कुछ एक दो बातें लिख देता हूं, है ना, कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो क्या होगा, कंफ्यूज मत हो यार बेटा, आसान सी बात है। इसमें स्पीड कांस्टेंट है, इसमें स्पीड कांस्टेंट है, इसमें स्पीड वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है ना। फिर उसके बाद में इसमें AC नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें AC नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन इसमें AT 0 है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, और इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ये डिफरेंस होता है। देखो बेटा और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यार फटाफट, है ना, हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक पहुंचना है। क्या होता है, यहां पर बोला हुआ है इफ बोथ ऑफ देम टेक सेम टाइम टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड इज। तो एंगुलर स्पीड और टाइम में क्या कोई रिलेशन पढ़ा हमने? हाँ सर, हमने पढ़ा t बराबर 2π बाय ओमेगा होता है। क्या होता है? t बराबर 2π बाय ओमेगा। मतलब यहां पे दो साइक्लिस्ट है, रेडियस r1 r2 है ना। फिर बोला गया कि एक ही समय में एक साथ दोनों ने, है ना, एक साथ दोनों ने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो क्या होगा? तो यार अगर यहां पर टाइम सेम आ गया तो एंगुलर स्पीड का रेशियो, एंगुलर स्पीड होता है 2π बाय टी। तो अगर दोनों का ओमेगा सेम है तो टाइम भी सेम होगा, 1:1 रेशियो आ जाएगा, है ना, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, कितनी देर में घुमा, है ना। तो अगर दोनों साथ में ही घूमे, हो सकता है दोनों अलग अलग रेडियस पे घूम रहे हो, लेकिन हो भी सकता है दोनों सेम रेडियस पे घूम रहे हो, है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि दोनों का एंगुलर स्पीड, है ना, एंगुलर स्पीड का रेशियो बताया है, और दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम बोला है। टाइम पीरियड सेम बोला है मतलब कि दोनों एक साथ चक्कर काट रहे हैं, क्लियर। तो उनका जो यहां पर ओमेगा एंगुलर स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1:1, क्योंकि टी क्या है, T1:T2 1:1 है, तो ओमेगा 1:ओमेगा 2 भी 1:1 हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा मैं, है ना। वैसे तो ये एक तो ये वाला थोड़ा आसान सा सवाल है। इसमें बोला है अ डिस्क स्टार्ट्स, है ना, जो हमने कल इक्वेशंस पढ़ी थी उन पे बेस्ड एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ इसका। फिर आपको बोला गया है कि कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, है ना। मेरे मन की शांति के लिए, फॉर माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि मैंने 100% पढ़ाया। ठीक है, देखो बेटा ये अल्फा जो होगा, अल्फा होगा 3t² माइनस t²। अब आपको बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स। तो देखो ऐसा सोचोगे तो बहुत मुश्किल है, इसको ऐसा सोचो एक्सेलरेशन दिया है, मुझे वेलोसिटी बतानी है। तो सर अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी बतानी, मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ a dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dv, है ना। और मैं इतनी तेजी से कैसे सोच जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है dv बाई dt a होता है। dv बाई dt क्या होता है? a होता है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt बराबर dv हो जाएगा। तो यहां पर अब इसको ऐसा सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt बराबर d ओमेगा। ठीक है, बस अब ये वैल्यूज उठा के रख दो। अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया 3t माइनस t² dt बराबर d ओमेगा। d ओमेगा क्या है भाई? सर पता नहीं, अच्छा छोड़ दो। लेकिन टाइम कहां से कहां तक है? ओमेगा 0 पर 0, ओमेगा निकालना है 0 से 2। कैसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लोगे? अरे क्या इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो? हाँ, 10/3 आ रहा है, कर लोगे सब? 10/3 तो बाय 3 भी आ रहा है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, वो t³/3 होगा। हाँ, v की जगह ओमेगा, बस v की जगह ओमेगा लिखना है हमें, और बाकी सब कुछ वही सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो एक और बढ़िया सवाल जिससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाह रहा हूं बस। ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन में बोला गया अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 km/h, मतलब हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हैज एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, अब देखो सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना है, ही अप्लाइज ब्रेक्स विच रिड्यूसेस हिज स्पीड्स। मतलब अब ये क्वेश्चन हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
किसका हो गया भाई, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर ये क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हो चुका है तो अब मुझे यह देखना है इसमें कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं इसे, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई। तो ये हो जाएगा, ए नेट निकालना है मुझे। ए नेट होता है अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहां पर कुछ दिया हुआ वैल्यू, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ हिज नेट एक्सेलरेशन ऑन द सर्कुलर ट्रैक। इस सवाल से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे जो भी अब तक हमने पढ़ा, है ना। देखो भाई क्या हो रहा है, ये इस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है या घूम रहा है, लेकिन ये आगे जाके रुके, गिरे, कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको इतना ही सिखाया फिजिक्स में, जो दिया है बस उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला कि इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपने इसे देखा, उस इंस्टेंट पे इसके पास स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अच्छा, और इसी इंस्टेंट पे इसने लगा दिया ब्रेक पीछे की तरफ। तो अगर इसी इंस्टेंट पे ब्रेक लगाया पीछे की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 80 आ गया आपके पास। 80 कितना आ गया, ये लिखा हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 80, है ना। ये क्या हो गया, 80। फिर उसके बाद में यहां पर एक AC आ जाएगा। AC क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो सर्कुलर टर्न लेगा या किसी भी सर्कुलर पाथ पे गया तो घूमेगा। मतलब देखो यार, तुम बस इतना पकड़ कर समझना है तुम्हें कि अगर मान के चलो तुम ऐसा चल रहे थे और अगर यहां पर इस इंस्टेंट पे, भले ही तुम आगे जाके ना गोल घूमो, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी हो सकता है कि तुम गोल घूम रहे हो। जो सीधा चल रहा है उसको भी मैं इमेजिन कर सकता हूं कि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो गोल घुमा होगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, है ना। अगर यहां पर यह इस सर्कुलर ट्रैक पे, मान के चलो सर्कुलर ट्रैक इतना छोटा सा ही है, बाकी तो फिर यहां पर जब पहुंचेगा तो आगे निकल जाएगा, है ना। ये यहां पर गया, ये हल्का सा सर्कुलर ट्रैक है और फिर यहां पर आगे निकल गया। तो ये जो इस छोटे से कोने पर भी घूमा, उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर क्या कैलकुलेशन होगा, यहां पर इसमें तुम बस इस पॉइंट के बारे में सोचो, भाड़ में जाने दो कि आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है, तुम उस पॉइंट के बारे में सोचो। इस पॉइंट पे पीछे की तरफ 80 है ना, स्पीड कम करवाएगा, और ये एक AC है, तो नेट एक्सेलरेशन होता है सर 80 प्लस AC, है ना। अब अगर तुम्हें AC निकालना है ना, तो तुम्हें बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि ये होता है v²/r, मतलब उस पॉइंट पे वेलोसिटी या स्पीड और उस पॉइंट का रेडियस, उसके आगे से पीछे से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। उस पॉइंट पे स्पीड बताओ भाई कितनी है, सर 5, तो लिख दो 5 का स्क्वायर अपॉन में, उस पॉइंट पे रेडियस कितना है 25, ये हो जाएगा 25/√2, 25/√2। तो ये 25 से 25, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा बेटा, तो यहां से बचेगा 1/√2। बस ये आपका AC आ गया। मैंने ये देखा ही नहीं, उसमें ब्रेक लग रहे थे, क्या हो रहा था, वो कुछ भी कहानी होती, अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पे बोलता, बस मुझे उस इंस्टेंट की वेलोसिटी पता होना चाहिए, वो मेरा AC हो जाएगा v²/r, दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ यार, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 80 कितना दिया हुआ भाई 1/2, 0.5 मतलब क्या होता है 1/2 का स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4, मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ 3/4, ये हो गया √3/2। ये आपके पास AC आ गया, ये नेट एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। क्या करा मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 80 निकाला, 80 था 0.5, है ना, और AC होता है v²/r, तो उसने जिस इंस्टेंट पे ब्रेक लगाए आगे जाके रुकेगा और स्पीड कम होगी, वो अलग कहानी है। हर एक पॉइंट पे अगर आगे गया उसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो हर एक पॉइंट पे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी। लेकिन मुझे तो एक ही पॉइंट पे सवाल ने पूछा था, तो उस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसे मैंने लिखा AC बराबर v²/r, और v की वैल्यू रखी और r की वैल्यू थी 25√2। बस उसे रखकर मैंने AC निकाल दिया और 80 ऑलरेडी गिवन था, तो सॉल्व कर दिया मैंने। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक और बढ़िया चैप्टर है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमें क्या पढ़ना है, पहली बात तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आप ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हो, क्लियर है। एक तो वो होता है न्यूटन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ, है ना, न्यूटन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ। अगर
अगर मान के चलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आप असल में दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो, दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हैं भाई, क्या क्या बता सकते हैं? लॉज ऑफ मोशन में हमें क्या पढ़ना होगा? बेसिकली हम पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर में एक बहुत भवंडर वाली चीज होती है जिससे सब कुछ आता है और वही पूरा फिजिक्स है ना। देखो एक बात मैं ईमानदारी वाली बात बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक ईमानदारी वाली बात, जिसको वर्क पावर एनर्जी और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एकदम तगड़े तरीके से समझ में आ गया, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनएलएम और डब्ल्यूपी, वर्क पावर एनर्जी और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, एकदम सीधी आसान भाषा में, जिसके ये दो चैप्टर जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स। मतलब अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल 100% फील आ जाता अंदर से बाहर तक, तो मतलब फिजिक्स में आपका बिल्कुल ही बढ़िया काम हो जाएगा और एकदम तगड़े तरीके से काम हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर इन चैप्टर में थोड़ा फंसे, है ना, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा तो सर अब हमारे पास इतना तो समय नहीं कि बिल्कुल अंदर से बाहर तक फील ले ले, कोई दिक्कत नहीं। हम इस चैप्टर में वो चीजें पकड़ेंगे जो हमेशा हमें आगे काम आएगी और जिससे आगे हमेशा बहुत बढ़िया तरीके से बातें बनेगी, है ना, और आगे बातें भी बनेगी, और या आप ऐसा बोल सकते हो कि इन्हीं से पूरे फिजिक्स में आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी, दो चीजें। ठीक है, पहली बात देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बिल्कुल ही अभी तो 5-7 मिनट तो मैं बहुत स्पीड में भी बोल, ऐसा लग सकता है आपको कि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं तेज नहीं बोलूंगा, मैं वही बातें बोलूंगा जो आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट है, बस पीछे से आगे ला रहा हूं मैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको आप गैलीलियो का नियम भी बोलते हो ना, गैलीलियो का लॉ भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हैं भाई? क्योंकि असल में सबसे पहले ना ये जो न्यूटन ने बात बोली, गैलीलियो ऑलरेडी बोल चुका था, उसी को गोल घुमा के मॉडिफाई करके न्यूटन ने इस दुनिया के सामने रखी, है ना। क्या बात थी कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन, है ना। और ये डायरेक्शन और स्टेट मतलब जो चल रहा है वो चलता रहेगा और जो रुका है वो रुका रहेगा जब तक कोई भी नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास अर्थ पे ऐसा नहीं होता सर। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन भी है, एयर रेजिस्टेंस भी है ना। लेकिन अगर वैक्यूम हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो अगर एक ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है या जिस वेलोसिटी से, हैविंग माय प्रॉपर वर्ड्स, जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो उसी वेलोसिटी से हमेशा चलता जाएगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो। क्लियर है? ये आसान शब्द में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है ना। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नीट के लिए पता होनी चाहिए आपको, ये इनर्शिया नामक चीज क्या होती है। इनर्शिया इज एक्चुअली नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। आप इसको मास के टर्म्स में सोच सकते हो, है ना। जो मास के दिमाग, आपके दिमाग में मास को लेकर बातें हैं, वैसे आप इनर्शिया को लेकर समझ सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो आदमी, एक मोटा है एक पतला है, एक मोटू है एक पतलू है, तो किसको हिलाना ज्यादा आसान है? ऑब्वियस सी बात है सर, एक पतलू को हिलाना आसान है, मोटू को हिलाना मुश्किल है ना। मतलब क्या होगा कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। या यू कैन सिंपली राइट इट एज to change resistance offered by the object to change its state. Clear है? या by virtue of which it offers a resistance to change in its state of position और direction, ऐसी तीन चीजें बोल सकते हो। ठीक है, चलो हमें तो बस इतना पता होना चाहिए जो हमारे लिए काम की बात है। इनर्शिया मतलब क्या होता है? मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। मतलब अगर अब वो चल रहा है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, रुका है तो चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चल रहा है डायरेक्शन चेंज कर रही थी, जिसका ज्यादा मास उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात और उम्मीद करता हूं आपसे कि जो इनर्शिया होता है वो आपको पता होगा। इनर्शिया 3 टाइप का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। क्लियर है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के जैसे एग्जांपल, है ना, कि मान के चलो आपने एक पेड़ था, एक पेड़ की डालियां हिला दी तो जो लीव्स है वो नीचे गिर जाती है। ये किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, है ना। एक कारपेट था, कारपेट को आपने मारा, है ना। जैसे अगर आप वो चद्दर झाड़ते ना यार, ऐसे मान के चलो अगर एक कारपेट से मुझे धूल हटानी है तो क्या करूंगा? वैसे मारूंगा जोर जोर से उसको, एक हैमर, ये सॉरी हैमर तो नहीं लेंगे, एक रॉड से बीट कर सकते हो उसे,
तो क्या होगा, ये क्या है, मतलब 10 पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि वो रेस्ट में थे, रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, है ना। जैसे कारपेट है, यहाँ पर मैंने एक डंडा मारा तो ये जो 10 पार्टिकल था इसके तो पैरों तले जमीन खसक गई, इसको क्या लगेगा, ये तो इस जमीन पे बैठा हुआ था, मैंने जैसे डंडा मारा तो ये कारपेट तो पीछे चले गया, तो उसके तो पैरों तले जमीन खसक गई, तो ये नीचे गिर जाएगा फिर, है ना। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। ऐसे इनर्शिया ऑफ मोशन की जो मोशन में, वो मोशन में रहना चाहेगा, है ना। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है गाड़ी वाला, है ना, कि मतलब आप एक गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट मारी तो आप पीछे की तरफ जाओगे, है ना, क्यों, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आप रेस्ट में थे, रेस्ट में रहना चाहोगे। ब्रेक लगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, और अगर गाड़ी ने टर्न लिया आप बाहर की तरफ फेंकाओगे, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है। फिर उसके बाद में, है ना, उसके बाद में हमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए कि दिस लॉ डिफाइंस द फोर्स एंड स्टेट्स दैट फोर्स इज अ फैक्टर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि एक फोर्स ही एक फैक्टर है जो कि एक स्टेट को चेंज कर सकता है ना। ध्यान से समझना, ये ऐसे मतलब ऐसे बकवास सी बात है ना, कि ऐसे बच्चों को उलझाने के लिए बोलते हैं कि अब फोर्स है, वो फोर्स वाज डिफाइंड बाय फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। फिर ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। कोचिंग वोचिंग में ऐसा बहुत होता था कि बच्चे ऐसे को बुक लेके मॉड्यूल लेके घूमते रहेंगे, अरे सर इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, इसको सॉल्व कर दो, ऐसे डाउट वाउट के लिए परेशान करते रहते थे, है ना। देखो भाई, तो यहाँ पर ऐसे ही एक बहुत बड़ा डाउट जाता है ना, जो 90% जनता को जाता है, इवन टीचर्स को भी जाता है, कि जो फोर्स है ना, वो फर्स्ट लॉ से डिफाइंड है, सेकंड लॉ से डिफाइंड है, कहाँ कहाँ फोर्स डिफाइंड है। तो याद रखना, इसलिए एक स्टेटमेंट में तुम्हारे लोग के लिए लिख कर लाया हूं यहां पर कि फोर्स जो है वो डिफाइंड था फर्स्ट लॉ, मतलब सॉरी फोर्स स्टेट, मतलब कि फोर्स नामक चीज है इस दुनिया में, या फोर्स नामक चीज होगी इस दुनिया में, वह बताया था फर्स्ट लॉ ने। और जो डेफिनेशन है कि फोर्स क्या है, देखो यार, दो चीजें ना, कि मैं हूं और मैं क्या हूं, है ना, वो दो अलग अलग चीजें डिफाइन करेगी, ठीक है ना। कि जैसे तुम हो और तुम्हारी हरकतें क्या है, वह तुम्हें डिफाइन करेगी। तो जैसे तुम हो तो वो क्या है, जैसे फोर्स है तो फर्स्ट लॉ से डिफाइन हुआ, और उसके बाद में उसको उसकी डेफिनेशन जो थी वो असल में, है ना, हमने जो प्रॉपर डेफिनेशन या जो प्रॉपर वर्ड्स की अगर मैं बात करूं कि फॉर्मूला वगैरह डिफाइन करना, वो सेकंड लॉ से पता चला, ठीक है। तो अभी तक जो फर्स्ट लॉ से हमने पता करा उसके हिसाब से लिख सकते हैं, फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। क्लियर है ना। हम आगे बढ़ते हैं अब, ये फोर्स की प्रॉपर छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है, कि फॉर अ पुश और पुल विच कैन आइदर चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फोर्स, ठीक है। देखो, ऐसे ही इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना, कि अगर एक फोर्स है तो उसका रिजल्टेंट जो होगा उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्या क्या कर सकता है, इट में चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, इट में चेंज साइज और शेप ऑफ द बॉडी। क्लियर है ना। देखो यार, असल में जो तीन ऊपर वाले पॉइंट है ना, ये क्या कह रहे हैं, चीख चीख के ये तीनों पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि सर डायरेक्शन और स्पीड हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, असल में ये वेलोसिटी की बात है। तीनों पॉइंट को अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वो वेलोसिटी है, क्योंकि अगर स्पीड चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, स्पीड डायरेक्शन कुछ भी चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब फोर्स कुल मिला के वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, मतलब कि कहने में ये बोल सकता हूं इट कॉजेस एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स के पास, फोर्स की वजह से आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर यहां पर, है ना, फिर यहां पर इट में चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक स्प्रिंग है उसको आपने कंप्रेस कर दिया तो फोर्स की वजह से कंप्रेस कर सकते हो, है ना। एक स्पंज था उसे कंप्रेस कर दिया, एक स्प्रिंग को खींच दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वह असल में आपको शेप और साइज जो है ना, उस वह चेंज कर सकता है फोर्स। एक और इंपॉर्टेंट सी बात है ना, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है भाई, कि अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो होती है डायन और एमकेएस यूनिट होती है न्यूटन। क्लियर है, न्यूटन को आप असल में, है ना यार, ये देखो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है जो बहुत बार आपके सामने क्वेश्चंस में आती है। जैसे
केजी वेट केजी एफ लिख देता है वो ब्रैकेट में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब भी केजी वेट या केजी एफ लिखा हुआ है वो न्यूटन कहना चाह रहा है। और इसी प्रकार अगर ग्राम वेट या ग्राम एफ, ये केजी और ये ग्राम है, जी फॉर ग्राम, तो ग्राम वेट या केजी एफ लिखा हुआ है मतलब कि वो सीजीएस यूनिट की बात कर रहा है जो कि होती है डायन। ठीक है, मतलब ये देखो यार न्यूटन कैसे बना होगा, न्यूटन कैसे बना होगा वैसे भी अब आगे चलकर बताऊंगा। ये होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, से मास हो गया केजी और हो गया न्यूटन पर सॉरी एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मैं बोल सकता हूं न्यूटन। क्लियर है। और जो 1 केजी वेट होता है ना, 1 केजी वेट जो होता है ना, 1 केजी वेट मतलब कि अगर किसी का भी वेट 1 केजी वेट है तो असल में उसका उस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो इसे हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी बातें जो सवालों में बहुत फंसती है ना। आपने आंसर निकाल लिया, 4 ऑप्शन आ गए केजी वेट में, फिर कंफ्यूज हो गए तो क्या करना है ना। तो वहां पे इन बातों का ध्यान रखना है हमें कि अगर मुझे केजी वेट से न्यूटन में जाना है तो 1 केजी वेट जो होता है, इसको ऐसा भी ध्यान रख सकते हो, वो जी न्यूटन के बराबर होता है। जी क्या बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसी प्रकार 1 ग्राम वेट जो होगा वो 980 डायंस है ना। वैसे ये बहुत ही कम यूज करते हैं, 99.99% जगहों पर आपको यही लगेगा। और एक छोटी सी बात कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायन के बराबर होता है। सर ये तो आपने बताया नहीं कैसे हुआ। देख यार, अगर 1 ग्राम वेट है वो 980 डायंस के बराबर है, मतलब कि क्या हुआ, ग्राम वेट, और ये ग्राम वेट में मतलब क्या सीजीएस यूनिट है और ये भी इसकी सीजीएस यूनिट है। और अगर तू जी को सीजीएस यूनिट में रखेगा, जी को सीजीएस यूनिट में रखेगा तो जी को लिख सकते हो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस यूनिट में, है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उसकी जगह मैंने यहां पर रख दिया ये। और उसके अलावा ये ध्यान रखना कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायंस के बराबर होता है ना। 10⁵ डायंस नहीं बोलना है ना, डायन नहीं बोलना है, डायंस। ठीक है, डायंस, इट इज 10⁵ डायंस। ठीक है, डायन। देखो अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड समझते, देखो यार ऐसे कुछ बातें बोल सकते हैं आपको कि फर्स्ट लॉ से क्या डिफाइन होता है, फर्स्ट लॉ से कौन सा टर्म आता है। तो इनर्शिया और फर्स्ट लॉ एक बात होती है, वैसे ही दूसरी बात होती है कि सेकंड लॉ पे कौन सा टर्म डिपेंडेंट है, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम, है ना। मोमेंटम जो होता है दैट इज, या सेकंड लॉ को डिफाइन करने के लिए हमें क्या लगता है, मोमेंटम लगता है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम असल में यह होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। मतलब कोई भी एक बॉडी या कोई भी 2 बॉडी है, मैं उनके मोशन को कैसे कंपेयर करूं, है ना। मोशन को मतलब चल रही है वो, है ना। तो देखो यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान के चलो एक ट्रक चल रहा है और एक साइकिल वाला चल रहा है, तो साइकिल वाला तेज भी चले तो हमें इतना डर नहीं लगता है, साइड से निकल जाएगा, है ना। और टकरा भी गया तो कोई ज्यादा हानि नहीं हो, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर एक ट्रक चल रहा है ना, और वो ट्रक वहां पे बहुत धीरे भी चल रहा है ना, बहुत धीरे भी चल रहा है, तो हमें शायद थोड़ा डर लगे कि कहीं मैं टकरा ना जाऊं। क्लियर है। मतलब क्या है असल में कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट चल रहे तो उन एक भारी है, एक का वेट ज्यादा है, मास ज्यादा है और वो धीरे चले, और एक तेज चले लेकिन उसका मास कम है ना, और दोनों डिस्ट्रक्शन शायद बराबर ला पाए, है ना। या इसको और समझते हैं, जैसे अगर एक बुलेट है उसका मास बहुत कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है ना, और बुलेट ऑब्वियस सी बात है अगर एक दीवार पे लगेगी तो दीवार पार कर जाएगी। ठीक है, तो ये किसी का मास ज्यादा वेलोसिटी कम वगैरह से क्या चक्कर चल रहा है, ये मास और वेलोसिटी का, असल में वो क्या है, मोमेंटम। तो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। बेसिक सी डेफिनेशन, कितना मोशन किसी के अंदर है, कैसे एनालिसिस करें, क्वांटिटी वाइज, है ना। तो उसे हम किससे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम से। याद रखना भाई, मोमेंटम इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और इसको डिफाइन करता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो ये है, लेकिन उसे फॉर्मलाइज करना है अगर मुझे, तो मैं लिखना पड़ेगा मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम।
वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया मैंने, वेक्टर वेक्टर चढ़ा दिया, ऑब्वियस सी बात है, एरो क्या है, वेक्टर है ना। और मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा, है ना, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है हमेशा, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब मोमेंटम की यूनिट ऑब्वियस सी बात है सर, ये लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकंड ना, क्या लिखा हुआ है, केजी मीटर पर सेकंड, और ये इसके डायमेंशंस लिख सकते हैं MLT-1, है ना। अच्छा, डायमेंशन से याद आया मुझे, एक डायमेंशनल एनालिसिस नामक एक चैप्टर था आपका, ठीक है, चिंता मत करो, वो चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे ना। वो बाद में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जिस दिन पढ़ेंगे उसका राज तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो चैप्टर भले ही ऐसा लगता हो तुम्हें कि बहुत छोटा चैप्टर है, एक दिन का चैप्टर है, लेकिन वो चैप्टर, अकेला वो चैप्टर तुम्हें फिजिक्स में 3 से 4 सवाल बिना पेन उठाए सही करवा सकता है ना। तो वो एक रामबाण हथियार है जिसको हम अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जब युद्ध अपने चरम पर होगा, है ना, और जब हमें रणभूमि में उतरना होगा, तब उसकी कला आपको सिखाई जाएगी, उस शस्त्र को इस्तेमाल करने की कला, ठीक है। देखो भाई, तो यहां पर क्या होगा, अरे अभी सिखा दूंगा, भूल गए बाद में, तो देखो, तो ये होता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब ये जो मोमेंटम होता है वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा सर, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका चेंज वेंज भी डिफाइन कर सकते हैं क्या। देखो यार, मोमेंटम को मैं लिखता हूं, मोमेंटम को लिखता हूं मैं यहां पर mv, ठीक है। मैं चेंज इन मोमेंटम को डिफाइन करना चाह रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऑब्वियस सी बात है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, है ना, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं मैं मास इनटू, है ना। देखो यार, चेंज इन मोमेंटम वो असल में, या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मास इनटू वेलोसिटी, तो मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। लेकिन अभी छोटी सी बात मैं समझ रहा हूं कि अगर मास कांस्टेंट मान लो तो ऐसे लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो सकता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। जैसे इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, कि मान के चलो एक बॉल थी, बहुत ही मतलब क्या बताओ, ऐसा बेकार सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, बस उम्मीद रहती है कि कोई ना कोई गलत जरूर करेगा, कि यहां पर एक बॉल है जो यू वेलोसिटी से जा रही थी, है ना, यू वेलोसिटी से जा रही थी, ये बॉल गई, टकराई, और टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन इट रिटर्न बैक विद द सेम स्पीड, है ना। वर्डिंग्स क्या होगी क्वेश्चन की, इट रिटर्न्स बैक विद द सेम स्पीड, देन फाइंड, है ना, इट्स मास इज गिवन एज m, देन फाइंड चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, बस ये छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं आपको मैं, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। तो सर चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात। तो इसे मैं लिख सकता हूं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जाने वाली वेलोसिटी, आने वाली वेलोसिटी, है ना। तो जाने वाली वेलोसिटी u है सर, आने वाली वेलोसिटी भी तो u है, तो u माइनस यू हो गया, तो u माइनस यू तो 0 हो गया। नहीं, यही तो नहीं करना था, ठीक है। अगर जाने वाली वेलोसिटी को मैंने नेगेटिव बोल दिया तो आने वाली वेलोसिटी को मुझे पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, या किसी एक को नेगेटिव बोला तो दूसरे को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो होगा 2mu, क्लियर है। अच्छा सर कुछ बढ़िया करवा दो, देख मान के चल यहां पर एक बॉल है, किसी एंगल थीटा पर, वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर आ रही थी, टकराई और टकराकर चली गई। अब मुझे चेंज इन मोमेंटम बताना है, क्या बताना है, चेंज इन मोमेंटम। किसी एंगल थीटा पर आई, टकराई और टकरा कर चली गई। अभी मैंने माना है इलास्टिक कोलिजन, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो मुझे चेंज इन मोमेंटम डिफाइन करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इसका, अगर ये स्पीड u थी तो ये स्पीड भी u मानी मैंने, है ना, माना है इलास्टिक कोलिजन है। क्या होता है ये चक्कर, थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा तुम्हें भी, है ना। तो अब मैं कैसे लिख सकता हूं इसका, मैं लिखना चाहता हूं इनिशियल मोमेंटम, है ना, p इनिशियल p फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सर, ये इस डायरेक्शन में चल रही है। अब देखना बच्चा, यहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा इसे वेक्टर फॉर्म में,
क्यों भाई? अब क्योंकि ये इधर है और एक उधर है ना। अब आसानी से प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, है ना। अब आसानी से प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें और बढ़िया तरीके से इसे चेंज इन मोमेंटम देखना पड़ेगा, एक्स में अलग लिखना पड़ेगा, वाई में अलग लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें इसे लिखना पड़ेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यार देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, ये लिख सकते हो तुम यू कॉस थीटा और ये लिख सकते हो यू साइन थीटा, है ना। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा बता सकता हूं, इसमें आगे कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, यहीं की यहीं आंसर आ जाएगा, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, देखो एक बार सोचो कि ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, सर इधर जाना चाह रही थी, इसके भी दो कंपोनेंट कर दो, इसके भी दो कंपोनेंट कर दो, इसके भी दो कंपोनेंट कर दो। कैसे कर देंगे, है ना, कैसे कर देंगे अभी दो कंपोनेंट। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये यू है तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। अच्छा, इस डायरेक्शन में इनिशियल एक्स डायरेक्शन का सोच, है ना, एक्स डायरेक्शन का सोच, एक्स डायरेक्शन का सोचेंगे सर, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी भी यू साइन थीटा। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम सीधे लिख देता हूं यार, तुम थोड़े से होशियार हो, है ना। चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन जीरो होगा, क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जीरो हो गई, पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी थी। तो यार मैं तुम्हें 2D तो मैंने तुम्हें दिमाग में ऐसे ही फिट करा है कि तुम्हें सोचना ही नहीं है किसी एंगल पे, तुम्हें एक्स को अलग सोचना है, वाई को हमेशा अलग सोचना है। ऐसा ही सोचो, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? सर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? हाँ यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये यू से आया और यू से गया, जैसे ये यू से आया था, यू से गया था, तो वो तो बात बराबर ही होगी कि ये यू कॉस थीटा से आया, यू कॉस थीटा से गया, तो यहां पे जो चेंज हो जाएगा वो 2u cos थीटा हो जाएगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mu cos थीटा। बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब हम बढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? देखो यार, असल में न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहना चाहता है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है सर, बहुत बड़ी बात है। देखो आसान शब्दों में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टेटेड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आराम से समझते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या अगर छोटा टाइम लूं तो मैं इसे डी पी बाय डी टी भी लिख सकता हूं, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स F जो होगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है। ठीक है, मतलब कि हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा P बाय डेल्टा T या dP बाय dt, है ना। देखो यार, असल में हम अब इस चीज को दो तरीकों से समझ सकते हैं, है ना। मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, है ना, मैं क्या लिख सकता हूं इसमें, ये लिख सकता हूं, क्या लिखा हुआ है ये देखो यार, ये होगा dP बाय dt, है ना। तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, घबराने वाला कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ ये, है ना। यहां पर जो P था, है ना, जो P था, देखो यार ये इधर से समझ लेते हैं। P को लिख सकता हूं मैं mv, है ना, ये पूरा एक स्टेप है, ये पूरी एक स्टेप है, उसके नीचे फिर दूसरा स्टेप है, ये होगा mv। तो ये क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूं मैं इसके डिफरेंशिएशन में, है ना। तो यहां पर एक बार m को कांस्टेंट रख दिया, वेलोसिटी को चेंज कर दिया, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दिया, m को चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब कुल मिला के आसान शब्दों में बात यह है कि अगर मोमेंटम को चेंज होना है, एक मास एक वेलोसिटी है, दोनों में से कुछ एक भी चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, अच्छा, तो दो अलग अलग केसेस बांट दिए मैंने कि एक कंडीशन जिसमें मास का चेंज जीरो होगा, है ना, मास का चेंज क्या होगा? जीरो। तो यहां पर, है ना, मास का चेंज है जीरो, तो मास का चेंज है अगर जीरो बेटा, तो वहां पे लिख सकता हूं मैं फोर्स बराबर हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा m dv बाई dt, या ऐसे लिख सकता हूं मैं ma, है ना, जो कि हमें बचपन से रटाया गया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इक्वल्स टू ma।
है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma नहीं है, ऑब्वियस सी बात है सर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma नहीं है। असल में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दो चीजें हैं, उसका एक आधा हिस्सा है F इक्वल्स टू ma, या इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाए और मास कंटिन्यूअसली चेंज हो जाए, तो उसमें भी फोर्स लगेगा, है ना। जैसे मान के चलो एक रॉकेट है, एक रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें से कंटिन्यूअसली मास नीचे गिरता जा रहा है, मास बाहर आते जा रहा है। तो अगर कंटिन्यूअसली मास बाहर आते जा रहा है बेटा, तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो मास बाहर आते जा रहा है, तो असल में इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तभी तो रॉकेट ऊपर भी जा रहा है ना। तो वहां पर ये दो चीजें हो सकती है, चेंज इन मास और चेंज इन वेलोसिटी, ना, दोनों पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो कहानी समझ में आएगी, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। अब अभी तो हम थोड़ा सा इस पार्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, है ना। देखो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान के चलो आपको बोला गया कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन, है ना, एक फोर्स 50 न्यूटन का एक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लिया। तो अब आपको यह बताना है कि इस कंडीशन में यहां पर मास है 5 kg, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहां पर, है ना सर, एफ नेट लिख लो, तो एफ नेट हो जाएगा 50 sin 30 डिग्री, है ना, मतलब जो 50 इंटू 1/2 मतलब हो गया 25 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना आ गया, 25 न्यूटन आ गया। इसी प्रकार अगर मैं मास देखूं तो मुझे पता है, तो F इक्वल्स टू ma होता है सर, तो हो गया 25 बराबर m के लिए 5 इंटू a हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना। तो इस प्रकार के आसान से क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड कर सकते हो। क्लियर, कहानी समझ में आई भाई। कुछ बढ़िया सवाल कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है a 5 kg ball is resting on frictionless plan. It is struck by a jet releasing water at the rate of 3 kg per second emerging with a speed of 4 meter per second. Initial acceleration of the block बताना है ना। देखो भाई यही वाली बात है जो मैं आपको दूसरा केस समझाने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे एक ब्लॉक है और इस पर, है ना, इस पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर पानी है, एक जेट है ना, वो ऐसा मान सकते हो कि बहुत स्पीड में पानी फेंक सकता है ये। तो को बोला गया है कि यहाँ पर ये पानी है ना, ये पानी बहुत स्पीड से जा रहा है और ये पानी जाकर लगेगा इस ब्लॉक को। तो ऑब्वियस सी बात है जितना फोर्स पानी ब्लॉक पे लगाएगा उतना ही फोर्स ब्लॉक पे लगेगा और ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे कुल मिला के ये निकालना है कि कितना फोर्स, एफ फोर्स जो ब्लॉक पर लग रहा है। तो इस एफ फोर्स को मैं बोल सकता हूं, है ना, इस फोर्स को बोल सकता हूं एम इंटू ए। लेकिन अगर मुझे ये रट लिया तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो एक्सेलरेशन और टाइम वगैरह कुछ दिया ही नहीं है ना। अच्छा सर दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये नहीं लगाना है। दूसरी वाली बात क्या है कि सर अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दो और इसे लिख सकते हो dm/dt, मतलब मास का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे जो जेट है वो जेट से पानी निकल रहा है ना। कितना पानी निकल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकंड से। किस रेट से निकल रहा है, 3। अब मुझे कैसे पता चल जाता है कि सर ये वाला फॉर्मूला लगाना था, मैंने यूनिट्स देख ली यार, है ना, मैंने यूनिट देख ली, है ना। ये यहाँ पे था kg पर सेकंड, मतलब कि ये मीटर मास बाय dm/dt की जो यूनिट होगी वो kg पर सेकंड होगी, मतलब लगना तो यही वाला फॉर्मूला था, ठीक है ना। ये जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो मैं रामबाण हथियार बोल रहा हूं ना, उसकी एक झलक है कि बस आप क्वेश्चन में यूनिट देख के पहचान सकते हो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ही हो गया 12 न्यूटन, मतलब फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। अब ये फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, ब्लॉक का मास है 5 किलो, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो F इक्वल्स टू m, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें दोनों बातें यूज हो गई। तो मास कितना है 5 किलो, एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 12/5, है ना, मतलब कि मैं इसे लिख सकता हूं
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो भाई, बताओ कुछ समस्या हो तो। देखो भाई, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। वैसे एक दो और छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कल आते ही मैं बता दूंगा, है ना। ये वाली बातें कल आते ही हम कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं आपको। देखो, है ना, एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं इम्पल्स, है ना, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। एक और बात होती है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह कल समझेंगे। एक और छोटी सी बात, पहले हम इम्पल्स क्या होता है ये समझना चाहते हैं यार। इम्पल्स बताना चाहता हूं मैं आपको बस अभी। इम्पल्स क्या होता है यार, कि असल में जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा था, है ना, आपने मोमेंटम समझ लिया, अभी चेंज इन मोमेंटम समझ लिया, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम था डेल्टा पी, है ना, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स, है ना। चेंज इन मोमेंटम को एक और नाम दिया हमने, इम्पल्स। और ये जो इम्पल्स की यूनिट होती है, यूनिट, वो क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। क्या होती है? न्यूटन सेकंड। ध्यान समझना, न्यूटन सेकंड कहां से लाया मैं। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा पी लिख सकता हूं एफ डेल्टा टी। या जो इम्पल्स है, इम्पल्स, उसे मैं लिख सकता हूं पी, है ना, इम्पल्स को लिख सकता हूं पी डेल्टा टी का इंटीग्रल, ये हो जाएगा डी आई। इसे मैंने बोल दिया इम्पल्स। क्या बोला भाई? इम्पल्स नामक एक चीज बोल दी। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैं इम्पल्स को डिफाइन कर सकता हूं। तो इसकी यूनिट मैंने न्यूटन सेकंड क्यों बोली भाई? क्योंकि ये, अरे यार एफ आना था, सॉरी, है ना, यहां पर एफ आएगा, एफ डी टी जो हो जाएगा उसे मैं बोलता हूं इम्पल्स। तो इसकी यूनिट क्या होगी? एफ की यूनिट होगी न्यूटन और टाइम की यूनिट होगी सेकंड, तो हो गया न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने इम्पल्स समझ लिया, क्लियर। और इसकी ये यूनिट भी समझ ली। क्यों पढ़ा सर? क्योंकि यहां पर असल में ना एक दो सवाल है छोटे छोटे से, जो मैं चाहता हूं आप एक बार खुद से ट्राई करो होमवर्क के रूप में। आपको बोला गया है कि एक हैमर है ना, जिसका मास 1 kg है, 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, कम्स टू रेस्ट इन दिस मच टाइम, कैलकुलेट इंपल्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम वगैरह दिया है, स्पीड दी हुई है, एक बार ट्राई कर सकते हो। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है जो होमवर्क में मैं आपको देना चाहता हूं, ये वाला। ठीक है, आराम से शांति से करना, बन जाएंगे दोनों क्वेश्चन, आसान है। क्लियर है ना। उसके अलावा एक दो और क्वेश्चन है जो ग्राफ वगैरह पे बेस्ड है, वो हम कल की क्लास में, ग्राफ वगैरह की कहानी मैं कल की क्लास में बताऊंगा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल की क्लास में।